हरियाणा में एक बार फिर नायब सिंह सैनी की सरकार बनने जा रही है। विधायकों ने बैठक में ओबीसी मुख्यमंत्री के नाम पर अपना मुहर लगा दी। नायब सिंह सैनी बीजेपी के तीसरे ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव और त्रिपुरा में मानिक साहा ओबीसी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। देश में दरअसल देखा जाए तो 52% आबादी ओबीसी है, लेकिन सरकारों में उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर था। बीजेपी ने जो हरियाणा में मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसका मैसेज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जाएगा जरूर, झारखंड में भी जाएगा और यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनावों तक भी पहुंचेगा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधन चिंतन मंथन कर रहे हैं। वहां से क्या कुछ अपडेट आ रही है और झारखंड में बीजेपी ने कितनी सीटें फाइनल कर दी हैं। यूपी में मिल्कीपुर सीट पर जो चल रहा सस्पेंस था, वो कब खत्म होगा, कब वहां चुनाव होगा, सारी डिटेल आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हरियाणा में फिर एक बार नायब सिंह सैनी सरकार से। हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी। सैनी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के दो बड़े दावेदार थे, लेकिन नायब सिंह सैनी रेस में सबसे आगे कैसे निकल गए, इस रिपोर्ट में सब जानिए। हरियाणा में फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। लगातार तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार की अगुवाई करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगा दी। सैनी के नाम का प्रस्ताव उन्हीं अनिल विज ने रखा, जो लगातार मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर रहे थे। एमएलएज ने नायब सिंह सैनी के नाम का समर्थन किया और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। ये सोचना पार्टी का काम होता है, हमारा काम नहीं है ये। हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मुझे तो किसी गेट पे चपरासी बना देंगे ना, तो मैं उससे भी खुश हूँ। पार्टी ने आज तक जो भी दायित्व मुझे दिया है, मैंने वो निभाया उसको। पार्टी जानती है इस बात को। ये मुझको कुछ मालूम नहीं है। पार्टी सब इन बातों पर विचार करती है। मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। 7वीं बार चुन के आया हूँ, 7वीं बार, और आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आगे भी। मुझे कहीं खड़ा कर देंगे, मैं वहीं से खड़ा होके काम करूंगा, वहीं से खड़ा होके छक्के मारूंगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक मौजूद थे। इस मीटिंग में हरियाणा के सभी 48 विधायकों के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, विप्लव कुमार देव और सतीश पुनिया भी मौजूद थे। मैं बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। पहले ही मोदी जी को देश की जनता नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में भी फिर से एक बार सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया है। तो तीसरी टर्म के लिए लगातार 15 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी, जो हरियाणा का विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ नायब सिंह सैनी राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। सैनी सरकार का शपथ ग्रहण गुरुवार को होगा। इसके लिए पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए के मुख्यमंत्रियों समेत 37 नेता शामिल होंगे। बीजेपी ने जाट बहुल हरियाणा में लगातार दूसरी बार ओबीसी मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया है। हरियाणा में ओबीसी आबादी करीब 35% है, लेकिन यहाँ की सियासत में 10 साल पहले तक जाट नेताओं का भी दबदबा रहा। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बीजेपी ने कई राज्यों की कमान ओबीसी नेताओं को सौंपी है। हरियाणा में ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव पहले से ही सीएम हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम की बात करें तो यूपी में केशव प्रसाद मौर्य, बिहार में सम्राट चौधरी और छत्तीसगढ़ में अरुण साव भी ओबीसी समाज से आते हैं। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना, ओबीसी और दलित की बात करते रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी या उनके शासित राज्यों में कितने मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम ओबीसी हैं, इसका जवाब नहीं देते। इसके उलट प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, जबकि उनके मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री हैं। हरियाणा में सैनी सरकार कल शपथ लेगी, लेकिन सरकार का रोड मैप क्या होगा,
यह अभी से क्लियर हो गया। जवान, नौजवान और किसान को कांग्रेस ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया और आज ही बता दिया कि वो इन तीनों के लिए क्या कुछ करने जा रही है। अग्निवीर योजना के लिए बीजेपी ने क्या प्लान बनाया, खर्चा पर्ची पर सरकार का स्टैंड आगे क्या रहने वाला है, डिटेल रिपोर्ट देखिए जरा। नायब सिंह सैनी के हाथ में हरियाणा की कमान, ये तय हो गया है। नायब सिंह सैनी का नया कार्यकाल शुरू हो उससे पहले ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल की बैठक में ये साफ कर दिया है कि नई नायब सरकार पुरानी सरकार के सारे कामों को पूरा करेगी। शाह ने बीजेपी के एक एक वादे को फिर दोहराया और हर वादे को पूरा करने की गारंटी भी दी। शाह ने कांग्रेस के उठाए हर सवाल का जवाब दे दिया है। शाह ने अग्निवीरों को बाद में नौकरी की टेंशन से फ्री कर दिया है। फिर से एक मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। अमित शाह ने किसानों की नाराजगी को कांग्रेस का एक जुमला बता दिया है। किसानों ने हरियाणा में अपने वोट से कांग्रेस को जवाब दे दिया है। एक भ्रांति फैलाई गई कि किसानों को अन्याय होता है। मैं आज विपक्ष को इस मंच से कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में 24 की 24 फसल खरीदने वाला कोई अगर एक राज्य है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा। जो एमएसपी की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसी ने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के शासन में। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने चाहता, आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हरियाणा के युवाओं ने बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार पर मोहर लगाई है, तो शाह ने भी साफ कर दिया है कि नई सरकार युवाओं के लिए करप्शन फ्री रोजगार देने का वादा पूरा करेगी। हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगारी और हमारे किसानों की खुशहाली, ये हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है। मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने 9.5 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे बढ़ाया है। इस सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। मौका था विधायक दल की मीटिंग का और मीटिंग के लिए बतौर ऑब्जर्वर अमित शाह हरियाणा में थे, जहां शाह ने कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा सरकार के 10 साल के कार्यकाल को भी जमकर निशाने पर लिया। जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराश नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। रिजल्ट से पहले सारे अनुमान और अटकलें फेल हो गई और बीजेपी 39.94% वोट शेयर के साथ 48 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर जरूर बढ़ा, लेकिन विधायकों की संख्या 37 पर ही सिमट गई। हरियाणा में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? बीजेपी ने चुनाव में कैसे तैयारी की? एंटी इनकम्बेंसी से पार्टी आखिर निपटी कैसे? बीजेपी कैंडिडेट्स ने ग्राउंड पर वोटर्स को कैसे अपनी तरफ खींचा? नलवा से निर्वाचित बीजेपी विधायक रणधीर परिहार ने इंडिया टीवी से बातचीत की और इन तमाम सवालों के जवाब दिए। जो एक जीत जो थी वो एक आसान नहीं लग रही थी, लेकिन आसानी से जीत गए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बढ़िया वेल प्लान है, एक एक वोटर तक पहुंचते हैं और उसके मुकाबले में अन्य कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो उनका कोई विजन हो। इनका विजन बेहतर है, स्ट्रेटजी बढ़िया है, इनका संगठन बढ़िया है, पॉलिसी बढ़िया है
उसके मुकाबले में लोग, आज पढ़े लिखे लोग हैं, सब बातें देखते हैं। कंपेरेटिवली उनके मुकाबले कोई और था नहीं और इनके इसलिए बेहतर परिणाम आए हैं, ये कह सकता हूँ। लेकिन कांग्रेस की हार की क्या वजह मानते हैं? क्योंकि इस बार क्या आप जाट विधायक हैं? जाट नेता नहीं, मैं जाट हूँ। जाट हैं, लेकिन मैं छत्तीस बिरादरी का आदमी हूँ। लेकिन इस बार ये जो चल रहा था कि जाट जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा प्योर हल्का जाटों का है। 60,000 से 70,000 के बीच में जाटों के वोट हैं। बिश्नोई अगर उसमें मिला दें तो 75,000 हो गए, वो भी जाट। सरदार अगर मिला दें तो 80,000 हो गए, समझ गए, जट सिख हैं। मैं कहता हूँ ऐसी अक्षत्रिय कौमें हैं, इसके बावजूद उन सब ने एक सोच बढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के मुख्यमंत्री बढ़िया हैं, उनकी पॉलिसी बढ़िया है और हमारे इलाके में स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का और कुलदीप बिश्नोई जी का कहूँ तो इनका एक विशेष प्रभाव है। उन सब लोगों ने मिलकर के यहाँ मेरे इलाके में 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे वोट किया और जिससे कांग्रेस की हार की क्या वजह मानते हैं? कांग्रेस के प्रति लोगों को इस बात का पता लग गया कि पार्टी जो है ये संगठित नहीं है, अनुशासन नहीं है और उन्होंने पहले भी कांग्रेस का 10 साल का पुराना जब राज देखा, इलाके विशेष का राज था। हरियाणा के बीजेपी से प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया से इंडिया टीवी ने बात की, विस्तार से बताया कि कैसे बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम दिया। किसान, नौजवान, पहलवान से लेकर हर वर्ग को, हर जाति को उन्होंने साधा। इस वक्त मेरे साथ हैं हरियाणा के प्रभारी जो है, राजस्थान से विधायक भी हैं। सर, कितना मैनेजमेंट आपने देखा यहाँ पर कि बीजेपी ने एक हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया? नहीं, बीजेपी हारी हुई कभी नहीं थी। बीजेपी हमेशा रेस में थी। वो 400 मीटर की रेस को 100 मीटर में दौड़ना चाह रहे थे और हम 100 मीटर को 400 मीटर में दौड़ रहे थे। हम बड़े संयत से, धीरज से और अच्छी रणनीति के साथ दौड़ रहे थे और इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो अति आत्मविश्वास में थे और हम जनता के विश्वास में थे। जब जीत होती है तो उसके कई कारक होते हैं। हरियाणा की जो कुल मिलाकर पिछले 10 वर्षों की हिस्ट्री है, वो हरियाणा के लिए, बीजेपी के लिए जमीन अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी थी। दोनों ही सरकारों ने, केंद्र की राज्य सरकार ने अच्छी डिलीवरी दी, योजनाओं पर लोगों का भरोसा था, बड़े वैचारिक मुद्दों का भी समाधान किया। लेकिन स्वाभाविक तौर पर इसकी चर्चा ज्यादा होती है कि 10 वर्ष में सरकार रही है तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, ये होगी, लेकिन वो फैक्टर उतना प्रबल नहीं था जितना प्रचारित किया गया। लोकसभा के परिणाम को देखें, 14 और 19 को देखें और 24 को देखें तो ये साफ इंडिकेशन था कि हम 35 से 40 सीटों पर मजबूती से खड़े हुए हैं और कुछ सीटें हमें और जीतनी थी। तो कुल मिलाकर संगठन हमारा ठीक था, हमारी जो कैंपेन था वो बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट उनसे अव्वल था और कुल मिलाकर रणनीति के तौर पर हम कांग्रेस से अव्वल थे। तो ये 4 कारक थे जिनसे हम लोग जीते। केंद्र का निर्देश बराबर अच्छे तरीके से मिलता रहा, चारों प्रभारियों का आपस में वेवलेंथ अच्छी थी और टीम हरियाणा के साथ मिलकर अच्छा काम किया, उसने जीत दिलवाई। महाराष्ट्र में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अगली सरकार बनाने के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सियासी घमासान तेज है। आज सीएम शिंदे अपने दोनों डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ आए, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सबसे ज्यादा चर्चा हुई लाडली बहना स्कीम की। आखिर इस योजना को महाराष्ट्र चुनाव में एक गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में चुनाव होगा, जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान से लेकर नतीजों तक 39 दिनों का इलेक्शन प्रोसेस चलेगा। उससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने आज अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अपने 2 साल 4 महीने के कार्यकाल की डिटेल सामने रखी। आज यहाँ पर महायुति का रिपोर्ट कार्ड हमने संक्षिप्त में महायुति का रिपोर्ट कार्ड हमने सादर किया है, संक्षिप्त में, और मैं बोलूंगा अभी संक्षिप्त में। और इसलिए मुझे खुशी है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड देने की हिम्मत चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देने के लिए काम करना चाहिए। ये काम हमने इस रिपोर्ट कार्ड में छापे हैं। महाविकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2-2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी।
मायावती सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 28 महीने के कार्यकाल के दौरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या काम हुए बताया। लाडली बहना योजना इस चुनाव की गेम चेंजर मानी जा रही है। गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां जोर शोर से इस योजना का प्रचार कर रही हैं। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए डाले जाते हैं। शिंदे सरकार ने दिवाली के मौके पर महिलाओं के खाते में 5500 रुपए देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट कार्ड देने की हिम्मत चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देने के लिए काम करना चाहिए। ये काम हमने इस रिपोर्ट कार्ड में छापे हैं। महाविकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2-2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध पानी का पानी, इसमें एक भी अगर झूठ होगा तो आप बोलेंगे वो हारेंगे हम, और इसलिए हमने सिर्फ काम किया है। और महाविकास आघाड़ी की उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लाडली बहन, किसान योजना, ये सब योजना में नहीं जाता हूं, लेकिन ये योजना हम बंद करेंगे ऐसा विपक्ष बोल रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब ये हमारी जनता, मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, ये सब अच्छा उनको बराबर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाले इस चुनाव में महायुति ने जो 2-2.25 साल में काम किया है उसका काम का जो बोलते मराठी में कामाची पोच पावती, ये जो है वो निश्चित रूप से देंगे। और महायुति सरकार पूरे ताकत से, मेजोरिटी से फिर जनता की सेवा में आएगी। मायावती अलायंस में सबसे ज्यादा चर्चा अजीत पवार के कदम को लेकर हो रही थी, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पेश करने वो भी पहुंचे। कहा उनको लेकर एमवीए गठबंधन फेक नैरेटिव बना रहा है। सरकार ने हर सेक्टर में हर वर्ग के लिए काम किया है। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे सियासी दलों का इंतजार खत्म हो गया है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधन में क्लैरिटी, सहमति नहीं हुई है। आज दिल्ली में इसी मुद्दे पर 2 बड़ी बैठक हुई। एक बैठक बीजेपी में हुई और दूसरी बैठक कांग्रेस की। इसी मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर क्लियर हो सकती है। हालांकि दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपनी अपनी डिमांड सामने रख दी है। महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है और कहां मामला फंसा हुआ है, डिटेल इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सीट शेयरिंग का चैलेंज दोनों ही गठबंधनों के सामने आ गया है। हालांकि बीजेपी गठबंधन एमवीए के मुकाबले आगे चल रहा है। मायावती गठबंधन में 90% सीटों पर सहमति बन चुकी है। दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा सकती है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के भी दिल्ली जाने की संभावना है। दोनों ही नेता बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लग जाएगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। शिंदे गुट की शिवसेना भी अपने लिए 90 से 95 सीटें मांग रही है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी का भी दावा करीब 50 सीटों पर है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी 158, शिवसेना शिंदे 70 और अजीत पवार की एनसीपी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 10 सीटें नवनीत राणा के पति रवि राणा और राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेताओं को मिलेंगी। केंद्रीय चुनाव समिति है जो हर बार चुनाव में होती है, उसमें जो हमारी सीटिंग सीट है बीजेपी की, और हमारे पास पिछले बार चुनाव में हमने थोड़ी थोड़ी वोटों से हारे हैं, उस सीटों पर निर्णय होगा, ये चर्चा होगी। और केंद्रीय चुनाव समिति के पास जो सर्वेक्षण है वो सर्वेक्षण के आधार पे कौन जीत सकता है, कौन फाइट कर सकता है, महायुति में आप आगे कैसे जाएंगे, ये सारे विषय को चर्चा होती है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं हमारे पार्टी में, सारे सेटल्ड है। मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय होगा। जब 288 में 70, 80, 90 तक की सीटों का फैसला हो गया है तो आप अपनी सीटें ऑलरेडी है हमारे पास, हमारी है, एकनाथ जी के पास एकनाथ जी की है, अजीत दादा के पास अजीत दादा की है। तो पहले तो वो जो सीटिंग है उनके ऊपर निर्णय हमको करने पड़ेंगे।
बाद में जो बची हुई है उस पर निर्णय करने पड़ेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महायुति गठबंधन में किसी भी तरह का मतभेद न दिखे, इसके लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि जो भी गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करेगा, इसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। सीट शेयरिंग पर बैठकों का दौर महाविकास अघाड़ी में भी हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हो रही है, जिसके बाद नेता आलाकमान को सीट बंटवारे का सारा डिटेल देंगे। माना जा रहा है कि एमवीए में 80% सीटों पर सहमति बन गई है। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर कांग्रेस ने जो फॉर्मूला दिया है, उसमें कांग्रेस 119, शिवसेना यूबीटी 86, शरद पवार की एनसीपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 7 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी जाएंगी। अब तक महाराष्ट्र में हमेशा 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती आ रही उद्धव गुट की शिवसेना क्या इस फॉर्मूले पर तैयार होगी? क्या शरद पवार कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में स्वीकार करेंगे? इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा।